नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं है ना। तो जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे अपने तरफ से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते आए हैं सदियों से। इसी प्रकार से आज का भी ये वीडियो जो भी एग्जाम के अंदर ट्रेंड में क्वेश्चन रहा है उन्हीं से संबंधित दूसरे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगी आगामी शिफ्ट में, जैसा कि आज तक मिलता आया है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी एग्जाम देना है इत्मीनान के साथ देखेंगे। एक प्रश्न हमने यहाँ रखा है, प्रसिद्ध पुस्तक द शैडोलैंड्स के लेखक कौन है। मैंने कल भी बताया था इस पुस्तक के बारे में। तो ये आपका अमिताभ घोष जी हैं। अमिताभ घोष के किताब अभी काफ़ी पूछे जा रहे हैं, जिनमें से जंगलनामा और द स्मोक ऑफ रिवर ये दो बार रिपीट कर दिए गए। ठीक है, तो अगली जो मतलब प्रोबेबिलिटी बनती है ये अमिताभ घोष की पुस्तकों में, ये द शैडोलैंड्स की बनती है। तो इन्हें भी ध्यान रखिए, ये तीनों पुस्तक अमिताभ घोष की हैं। ठीक है, इसके अलावा ओलिवर ट्विस्ट ए टेल ऑफ टू सिटीज है ना, ये चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है। अगर चार्ल्स डिकेंस से आगामी शिफ्ट में क्वेश्चन आती है तो ए टेल ऑफ टू सिटीज आएगी। इसके अलावा बियॉन्ड लव ये डोमिनिक लेपियर की किताब है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। द ब्लू अम्ब्रेला है ना, द ब्लू अम्ब्रेला ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही पुस्तक रस्किन बॉन्ड के नाम से जो है रखेंगे। द ब्लू अम्ब्रेला पूछा जा चुका है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये सेलिब्रेट किए थे 75वीं सालगिरह है ना, इंडिया के जो मनाए थे हम 75वीं, तो उसमें जो है इस बुक को जो है ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। तो ये किताब पूछे जाने की संभावना पूरी है। इसके अलावा अगला जो और कुछ राइटर का नाम जैसे आपको मैंने पहले ही पीडीएफ दे दिया है ना, जहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको देखना है। जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो देखना ही है, जो नहीं आए हैं उसे भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ के क्वेश्चन तो सेट करेगा नहीं, है ना। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, अलायट्टू डांस किस राज्य की प्रमुख डांस है। देखिए ये जो भी अट्टू अट्टम है ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये साउथ की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अलायट्टू डांस है ये नागालैंड में भी होती है जी, नागालैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे नागालैंड राइट आंसर कर लेंगे। नागालैंड की अन्य जो नृत्य है बटरफ्लाई डांस है ना, चंगाई डांस है ना, ये सब जो है आपके कहाँ के हैं, आपका नागालैंड का है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा कुकी डांस भी लिख लीजिएगा, कुकी डांस भी नागालैंड के अंदर ही होता है, कुकी डांस। ठीक है, इसके अलावा नागालैंड की जो प्रमुख त्योहार है ये आपका हॉर्नबिल त्योहार है। ये कब होता है, दिसंबर माह में होती है। कितने दिनों तक चलती है, 10 दिनों तक चलती है हॉर्नबिल त्योहार। देखिए हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड की राजकीय पक्षी है और त्योहार का भी नाम है। ये हॉर्नबिल जो है इसे त्योहारों का त्योहार भी कह देते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल, है ना। तो इस प्रकार से इसे भी ध्यान रखेंगे, त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं हॉर्नबिल को। उसी प्रकार से बतुकम्मा को मैंने बताया फूलों का त्योहार कहा जाता है। दिवाली को आप लाइट का त्योहार कहते हैं, प्रकाश की त्योहार कहते हैं, है ना। तो ये तो कोई नहीं पूछ रहा है जी आपसे दिवाली के बारे में। हाँ, लेकिन पिछली बार एमटीएस में ये जरूर पूछा था कि जो दशहरा पे हम रावण दहन करते हैं ना, तो किस अवसर पे करते हैं, जरूर पूछा गया था, है ना। तो कभी कभी एग्जामिनर जब बड़े गुस्से में हो तो कोई भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, चलो अपने को क्या करना है, कुछ भी पूछो, है ना। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की जो कुछ त्योहार है, जैसे सोलुंग, मैंने पहले भी बता रखा था, कल थर्ड शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सोलुंग त्योहार, है ना। इसके अलावा आगामी नंबर जो है अरुणाचल प्रदेश से ये मोपिन का है और युद्ध नृत्य का है। लोसार आपसे नहीं पूछ रहा है, लोसार पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा, वहां पे आपका लद्दाख होगा ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि लद्दाख में ज्यादा होता है, अरुणाचल प्रदेश एडिशनल में है कि वहां भी थोड़ा बहुत लोसार देखे जाते हैं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी देखे जाते हैं, लेकिन जो मेन लोसार का एरिया है ये लद्दाख है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई त्योहार है। और वहां पे लद्दाख में जो है इस प्रकार की बौद्ध धर्म है, जो मतलब बौद्ध मानने वाले हैं, जो लोसार को फॉलो करते आए हैं। ठीक है तो 3 स्टेट में मैंने बताया लोसार, आपका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, लेकिन ऑप्शन में लद्दाख रहेगा। अगर ये तीनों रहता है तो इनमें से सभी एक ऑप्शन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगली जो अरुणाचल प्रदेश से आ रही है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये आपका मोपिन आ रही है या फिर युद्ध नृत्य आ रहा है, तो इसे भी देख लीजिएगा। इसके अलावा लाहो और बांग्ला जो ये फेस्टिवल है या फिर नृत्य है, ये आपका मेघालय के अंदर होती है। मेघालय के अंदर मैंने 2 चीज और बताया जिनका नाम एकदम बिल्कुल सेम है। देखिए एक है आपका नोंगक्रेम और एक है आपका नोक्रेक, है ना, नोक्रेक।
दोनों में कितना फर्क है, एकदम जैसे झारखंड और बिहार में जितनी दूरी है उतना ही तो फर्क दिख रहा है। तो नोंगक्रेम जो है ये आपका जी डांस है, ये जो आपका है ये डांस है या फिर कोई कल्चरल फेस्टिवल है, ये आप समझ लीजिए। और जो नोकरेक है ना ये जैव आरक्षित क्षेत्र है जी, जैव आरक्षित क्षेत्र का ये है ना, जैव आरक्षित क्षेत्र जो होती है ये है आपका, ये नेचुरल साइट है और ये आपका डांस है। दोनों के नाम में थोड़ी थोड़ी फर्क है, देख लीजिए नोंगक्रेम नोकरेक है ना। ध्यान रहे नोकरेक भी कहाँ पे है, मेघालय के अंदर, कई दफा पूछे गए हैं नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है ना। उसी प्रकार से वैसे बात चल गई है तो थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिए। एक नुब्रा घाटी पूछा जाता है आपको कि कहाँ पे है, और एक आपको पूछा जाता है श्योक घाटी कहाँ पे है, श्योक घाटी। एक आपको पूछा जाता है ये जो आपका दिबांग घाटी कहाँ पे है, दिबांग घाटी है ना, दिबांग घाटी। एक आपका पूछा जाता है गलवान घाटी कहाँ पे है, गलवान घाटी है ना। तो ये सभी के सभी आपको ध्यान रखना है जी। नुब्रा श्योक ये दोनों जम्मू कश्मीर में है, दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में, गलवान घाटी अभी अभी बताया था क्योंकि यहाँ पे जो है अभी अभी हमारा लड़ाई छिड़ा था ना कुछ दिन पहले, जैसा कि आप जानते ही होंगे है ना। इसके अलावा लाहो बांग्ला बता दिया, नोंगक्रेम बता दिया। मेघालय, मेघालय में गारो खासो जयंतिया भी है, इसे भी ध्यान रखो। देखिए दोस्तों टाइम मैंने नहीं रखेगा कि आपका मैं टाइम किल कर रहा हूँ, आपको बस पढ़ते जाना है, थोड़ी दिन विश्वास करके देखिए वहां तक ले जाऊंगा जहां जाना चाहते हो। गारो, खासी और आपका जयंतिया है ना, ये तीनों पहाड़ी जो है ये आपका मेघालय के अंदर ही है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये तीनों जनजाति के भी नाम है तो साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मेघालय में ही मासिनराम जगह है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है दुनिया में, दुनिया में भैया है ना। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है, चूंकि मानसून का समय आ गया है तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत का सबसे अधिक वर्षा होता है जी है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको, 60% से भी ज्यादा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में जो है वर्षा का अधिकांश भाग कहाँ से आता है, तो वर्षा का हमारे यहाँ दो स्रोत है, एक तो अरब सागर है, एक आपका बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर से 60% वर्षा होती है लगभग, और बंगाल की खाड़ी से 40% वर्षा होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। लौटते हुए मौसम के दौरान वर्षा कहाँ होती है ये भी क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बता रखा हूँ कि आम्र वर्षा कहाँ पर होती है, आम्र वर्षा कहाँ पर होती है ना। आम्र वर्षा केरल और ये साउथ के कुछ पार्ट में होते हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब ध्यान आपको रखते हुए चल जाना है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक काल बैसाखी होता है जी, काल बैसाखी। काल बैसाखी आपका बंगाल वगैरह में आने का काम करता है, जो असर डालता है बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड इत्यादि में, ठीक है। ये तूफानी है, तूफान है। इसके अलावा अभी अभी आपका बिपरजॉय, कौन सा तूफान चल रहा है, बिपरजॉय कहाँ आ रहा है भाई, गुजरात वगैरह में, कराची वगैरह में, पाकिस्तान को भी लपेटेगा है ना। इसके अलावा थांगटा, ये जो है मार्शल आर्ट वाला नृत्य है जी, ये आपका मणिपुर का है। कचई लेमन फेस्टिवल भी मणिपुर के होते हैं, और मणिपुरी नृत्य भी मणिपुर के होते हैं जो क्लासिकल डांस है। और मणिपुरी नृत्य में कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की भी जो है प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जो भी सिंह सरनेम होती है ये जनरली आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित, जैसे गुरु विपिन सिंह, अमली सिंह, आतंब सिंह, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, झावेरी बहन, बिंबावती देवी, कलावती देवी है ना। इसके अलावा एक और है चारू माथुर, ये सभी के सभी जो है आपके किससे संबंधित है भाई, तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है ना। सितारा देवी जो है वो कथक से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है बिहू बगुरम्बा असम। बिहू बगुरम्बा असम में होती है। असम में आपका अम्बुबाची मेला भी होती है कामाख्या मंदिर के प्रांगण में। इसके अलावा बिछिया भी होती है असम के अंदर। बिहू 3 प्रकार के होते हैं मैंने बता रखा। बिहू एक मकर संक्रांति के समय होती है, एक आपका जो माघ में होती है, एक आपका बिहू जो है एक नव वर्ष के समय होती है। तीनों बिहू का अलग अलग नाम मैंने बता दिया है, याद रखने की तरीके भी बताए कि होली के जस्ट बाद जो बिहू होती है उसे रंगोली बिहू कहा जाता है, यानी जो नव वर्ष वाला बिहू होगा, क्योंकि नव वर्ष हम इंडिया में जनरली कब सेलिब्रेट करते हैं, अप्रैल महीना में सेलिब्रेट करते हैं नव वर्ष, है ना। भारतीय नव वर्ष, वैसे जो विदेशी नव वर्ष है वो जनवरी है ना। तो भारतीय नव वर्ष जो है अनेक स्टेट में लगभग अप्रैल महीना में सेलिब्रेट किया जाता है, और आपका होली मार्च तक आ जाता है। तो होली के जस्ट बाद जो बिहू आती है यानी नव वर्ष वाली, उसे हम रंगोली बिहू या बोहाग बिहू कहते हैं। बोहाग का मतलब बैसाख होता होगा मेरे ख्याल में, कोई असम का है तो भैया कमेंट करना
कि बोहाग का मतलब बैसाख होता है या कि नहीं। इसके अलावा चलचित्र के लिए सत्यजीत रे को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? देखिए सत्यजीत रे साहब को भारत रत्न भी मिला है, फिर राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, ये सभी के सभी जो है अवार्ड के होल्डर हैं कौन? सत्यजीत रे साहब। ये जो है वर्साटाइल, वर्साटाइल मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। वर्साटाइल का मतलब होता है जी कि एक ऐसा आदमी जो बहुत सारे फील्ड में महारत हासिल किया हो, है ना। जैसे पढ़ भी लेता है, अच्छा गाना भी गा लेता है, टीचिंग भी करा लेता है, अच्छा कलाकार मूर्ति वगैरह भी बना लेता है, इसे वर्साटाइल कहते हैं जी, है ना। वर्साटाइल कहते हैं ऐसे आदमी को, है ना। जैसे अपना मोदी साहब भी वर्साटाइल है ना। तो चलचित्र के लिए सत्यजीत रे साहब को 1992 में जो है सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, लेकिन याद रहे ये मरणोपरांत, है ना, मरणोपरांत, आफ्टर डेथ। इसके अलावा सत्यजीत रे साहब को कई सारे पुरस्कार मिले हैं जो आपके सामने हैं, पहले भी मैं व्याख्या कर चुका हूं। राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 32 टाइम मिला है जी, 32 टाइम। एक बार आजकल के मिल जाए ना नए लड़के को, है ना, तो ऐसे उछलने लगते हैं कि ये वो सब, मतलब दुनिया भर के संगत में पढ़ के अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं, है ना। मतलब मैं बड़े स्तर की बात कर रहा हूँ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिले हैं 1985 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिले हैं 1967 में। अच्छा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस की जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे जो है दिया जाता है, फिलीपींस के सरकार के द्वारा, ठीक है। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1969 में हुआ था जी। इसरो की स्थापना और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मानव का चंद्रमा पे जाना, ये सभी के सभी एक ही ईस्वी में हुआ है 1969 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत रत्न की शुरुआत जी 1954 में हुआ है, और आपका जो सत्यजीत रे साहब की यहाँ पे बात हो रही है तो 1992 में दिया गया इनको। इसके अलावा ऑस्कर पुरस्कार 1992 में दिया गया था सत्यजीत रे साहब को। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 1929 में होता है जी, 1929 में, और 1929 में ही लता मंगेशकर की जन्म होती है। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रभु भी बड़ा सोच समझ के जो है सृष्टि को चला रहे हैं, तभी तो चल रही है ना। इसके अलावा अगला है हमारा कि जो आपका भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? तो भैया भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड जो है ये भानु अथैया को दिया गया था। किस लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। कौन से पिक्चर में? तो गांधी पिक्चर में, है ना, गांधी पिक्चर में, एटनबरो की पिक्चर है गांधी, इसमें जो है इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन, कॉस्ट्यूम समझ रहे हैं ना, विशेष प्रकार के पोशाक, किसी मिशन के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए। जैसे आप अंतरिक्ष यात्री को देखेंगे, उनका एक अलग पोशाक होता है, व्हाइट कलर का, आंख के पास चश्मा लगा होता है। या फिर आप तैराक वगैरह को देखेंगे, उनका भी अलग पोशाक है भाई, है ना। तो ये कॉस्ट्यूम बोलते हैं इसे। तो इसे 1982 में जो है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आ जाते हैं अब तक भारत जिन्होंने ऑस्कर जीता है भैया, यहाँ से ऑस्कर, ग्रैमी, ये सब काफी जो है खंगाल खंगाल के पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। भानु अथैया सबसे पहले जीता 1982 में, सत्यजीत रे साहब 1992 में, आर पुकुट्टी 2009, देखिए 2009 में 3 आदमी को मिला है। आर पुकुट्टी को, गुलजार साहब को, गुलजार, है ना, गुलजार साहब समझते हैं ना, चश्मा निकालने का स्टाइल मुझे उनका बहुत पसंद है। AR रहमान 2019, है ना। इसके अलावा नाटू नाटू को 2023 में दिया गया, जो RRR पिक्चर के जो है एक सॉन्ग है, नाटू नाटू नाटू, मुझे तो नहीं आता, है ना, लेकिन ये वाले को मिला है ऑस्कर, ठीक है। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? पंडित रविशंकर साहब। पंडित रविशंकर साहब जो है ये भारत रत्न भी होल्ड कर लिए 1998 के अंदर, सितार प्ले करते थे, है ना। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला ये तन्वी शाह है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो तन्वी शाह, अब प्रथम भारतीय पूछ दे या फिर प्रथम भारतीय पुरुष पूछे तो आपका पंडित रविशंकर साहब, क्योंकि सबसे पहले भी भारत की तरफ से पंडित रविशंकर साहब ही जीते थे। अब ग्रैमी अवार्ड किनके किनके पास है? तो AR रहमान के पास भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जय हो गीत के लिए इन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, कल हमको शहरी देखने को मिला था, तो आशा करते हैं कि अब ग्रामीण देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला था? देखिए जो ग्रामीण वाला में है राजस्थान, और जो शहरी वाला में है 2021 के लिए उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल है उसमें राजस्थान है, आर से रूरल, आर से राजस्थान, और जो अर्बन है यू से अर्बन, यू से यूपी। समझ गए, है ना भैया, समझ गए भैया। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो ये हो गया भैया यूपी, यू से अर्बन, यू से यूपी, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल राजस्थान,
तो दोनों बड़ा अच्छा मैच है, याद करने की कोई झंझट नहीं है। अब हम आते हैं थोड़ी सी और डीप में चलते हैं। तो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है, ग्रामीण वाली, ये किसका रूपांतरण है, किसका फॉर्म है? जैसे कि आप जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, है ना। उसी प्रकार से पहले ये इंदिरा आवास योजना के नाम से चलती थी, है ना। भारत की आयरन लेडी कहे जाने वाली पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी के नाम पे एक स्कीम चलता था जिसका नाम इंदिरा आवास योजना। इस स्कीम की शुरुआत जो है 1985 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा जो है किया गया था, भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहना होगा, है ना। तो इनके द्वारा स्टार्ट किए गए 1985 में इंदिरा आवास योजना। इसी का बदला हुआ संस्करण है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना, जो कब चालू हुआ था 2015 ईस्वी के अंदर। देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हाल फिलहाल में चर्च में रहे हैं क्योंकि ये रेहड़ी बिजनेस वाले के लिए, रेहड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, ये दोनों रोड पे यहाँ पे जो ठेला लगा के कोई चीज बेच रहा है ना, यहाँ पे चाट बेच रहा है, तो ये सब रेहड़ी, यहाँ फल बेच रहा है, तो ये सब जो है आपका रेहड़ी व्यवसाय के लिए लोन मुहैया कराता है। इसकी शुरुआत 2020 में कोरोना के काल में हुआ था, पीक पीरियड के अनुसार में, मतलब पीक पीरियड में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अन्य में प्रधानमंत्री के बहुत सारे योजना मैं आपको बता दिया हूँ और अब तक मैं गेस कर रहा हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा बता दिया हूं, प्रधानमंत्री उजाला, उज्ज्वला, उड़ान, सुरक्षा, किसान सम्मान निधि, वानी, है ना, रूफटॉप, है ना, ये जितने भी योजना है जी सब बता दिया हूं, है ना। आयुष्मान, इंद्रधनुष, लाडली बहना मध्य प्रदेश, लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश, पंचामृत उत्तर प्रदेश, पहल उड़ीसा, पहल केंद्र सरकार की सब्सिडी एलपीजी वाला, है ना। तो ये सभी के सभी आपको ध्यान रखना है। अम्मा सिक्किम, वात्सल्य उत्तराखंड, है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है जी, है ना। थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा भाई, है ना। इसके अलावा देखिए ये आपका लॉन्ग टर्म है भाई, अभी आप जो मेहनत करोगे उसकी फल आपको 60 सालों तक जो है मिलेगा। कितने साल तक? 60 साल तक मिलेगा। तो भाई 60 साल तक लड्डू खाने के लिए 1 साल तक तपना तो पड़ेगा ना, तो तपो ना, है ना। इसके अलावा विटामिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन के कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता है और ये हीमोफीलिया नामक बीमारी में होती है। क्या, कौन सी बीमारी? हीमोफीलिया नामक बीमारी में जो है ब्लड क्लोट नहीं होती है, और ब्लड क्लोट नहीं होगा तो क्या होगा इसका परिणाम मैं आपको बता चुका हूं। जैसे अपन को ब्लड लग जाती है जी, तो ब्लड निकलती है कुछ सेकंड, मतलब बहुत कम समय में जो है ब्लड रुक जाती है, थोड़ा देर दबा दीजिए, रुक जाती है। दबाने से क्या होती है, उसके आगे जो है एक जाली नुमा जो है परत क्रिएट कर देता है, जो ब्लड क्लोट करने वाला एजेंट है हमारे खून के अंदर, जैसे प्लेटलेट्स वगैरह है, ठीक है। तो जिनका ब्लड क्लोट नहीं होता है ना, ऐसा नहीं कि खाली विटामिन के ही रोल निभाता है ब्लड क्लोट होने में, प्लेटलेट्स वगैरह भी निभाता है, लेकिन अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो बहुत देरी से होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को रिलेशन में, मतलब एक दूसरे के सहयोग से ही कर पाता है ऐसा, है ना। तो विटामिन के नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होता है हीमोफीलिया वगैरह में, खूने नहीं बंद होगा तो पूरा खूने निकल जाएगा तो आदमी जिएगा कैसे, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो हीमोफीलिया भी एक खतरनाक बीमारी है। हीमोफीलिया बीमारी के बारे में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के फैमिली की लक्षण है, तो ये धनाढ़ फैमिली में होता है जी, धनाढ़ मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा हाईफाई वाला। इसके अलावा विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? आंख की बीमारी होती है। आंख की बीमारी में कौन कौन सा आपको याद है जरा बताना? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा, ये दोनों ज्यादा पूछा जाता है। बाद बाकी मोतियाबिंद, रतौंधी, ये सब तो कॉमन है, जो गांव घर में बुढ़वा भी बोल देते हैं, भाई मोतियाबिंद हो गया है, क्या दिखता नहीं है। इसके अलावा विटामिन ए के कमी के कारण जो रोग होती है आंख की होती है, बता दिया। आंख की जो है रोग मतलब विटामिन ए का स्रोत कौन सी है, तो गाजर वगैरह जो है जी, ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। गोल्डन राइस भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, तो आप जो है आंख के लिए इसे लेते हैं, है ना। इसके अलावा विटामिन बी1 की कमी के कारण भी बेरी रोग होती है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम 2 करोड़ बार जो है आपका पूछा गया एग्जाम में, तो इसका जो है थायमीन होता है जी, थायमीन। विटामिन बी1 का नाम है थायमीन, और विटामिन ए का नाम है आपका रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल नाम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विटामिन सी का आपका नाम है जी एस्कार्बिक एसिड नाम है, एस्कार्बिक एसिड नाम है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है जी, कैल्सीफेरॉल नाम है जी। विटामिन ई का टेकोफेरॉल नाम है जी। विटामिन एच का बायोटीन नाम है जी। विटामिन के का फिलोक्विनोन नाम है जी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी6 भी पूछा जाता है, पैरोडॉक्सिन नाम है। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन नाम है। तो ये सब जो है थोड़ी बहुत तो रटना ही पड़ेगा, है ना। तो देख लीजिए आपको जो है कैसे याद होता है, वैसे आप अपने हिसाब से जमा के रखेंगे, काम आएगी, ठीक।
ठीक है। इसके अलावा मैंने बता रखा है विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी, त्वचा संबंधी रोग, बाल का झड़ना, बाल का व्हाइट होना, है ना, झुर्री आना। विटामिन डी के कमी के कारण ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है, ये हड्डी की बीमारी है, ये है ना। रेकेट्स नामक बीमारी भी जो है ये हड्डी की बीमारी है। अब ऑस्टियोमलेशिया हड्डी को कैसे याद रखना, आप जानते हैं कि स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियो शब्द जो है ये हड्डी से जुड़ा हुआ है ना। इसके अलावा विटामिन ई के कमी के कारण जो है ये जनन क्षमता में प्रॉब्लम आती है जी। इसके अलावा त्वचा संबंधित बीमारी भी होती है विटामिन ई के कमी के कारण। इसके अलावा विटामिन के कमी के कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ये सभी बात ध्यान रखेंगे। वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल विटामिन बता दिए थे। वाटर सोलुबल जो है बी और सी है, बाद बाकी अन्य जो भी विटामिन है ए डी के, ये सभी के सभी जो है आपका फैट सोलुबल है। किस शासक का नाम हसन गंगू था, कल आपसे पूछा गया था निजाम खान किस शासक को कहा जाता था, तो आज मैंने हसन गंगू को रखा है। हसन गंगू जी अलाउद्दीन बहमन शाह को कहा जाता था। ये तुगलक ये जो है आपका तुगलक काल में सूबेदार के पोस्ट पे थी जी, है ना। ये तुगलक काल में सूबेदार थे तुगलक सेना के, ठीक है। कौन, अलाउद्दीन बहमन शाह, जो लास्ट में अंत में चल के जो है खुद का अपना शासन क्रिएट किया जिसका नाम बहमनी वंश रखा, है ना। बहमनी वंश रखा, इन्होंने ही स्थापना किया था बहमनी वंश का, अलाउद्दीन बहमन शाह। इसका जो मतलब निक नेम था हसन गंगू था, इसे हसन गंगू के नाम से ही हम जानते हैं, है ना। इसने बहमनी वंश की स्थापना करी थी, किसके शासन काल में, सल्तनत काल में थे, तो तुगलक वंश का। तुगलक वंश के शासन काल से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सल्तनत पे जो 5 वंशों ने शासन किया, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, इनमें से सबसे अधिक दिन तक जो शासन करने का रिकॉर्ड है ये तुगलक वंश का है जी, जिसकी संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम जूना खां है ना, जूना खां या फिर जौना खां लिखते हैं इसे, जौना। जूना मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो है पुराना को जूना बोलते हैं यहाँ, है ना। जौना खां बोलते हैं यहाँ पे इनको, किनको, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो चाहे जूना खां चाहे जौना खां याद रखिए। जूना मैंने यहाँ महाराष्ट्र में रहना है तो मुझे यहाँ थोड़ा पता चल जाती है मराठी भाषा भी, तो है ना। जौना, जूना जो है इस यहाँ पुराना को बोलते हैं, पुराना, जैसे जूना कपड़ा लाओ, है ना। इसके अलावा जूना दुकान है, बहुत पुराना दुकान है। सिकंदर लोदी का अन्य नाम जो है ये निजाम खान था। सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर को बसाया था, ये बात आप जानते ही होंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, कल से ऐसा देखा जा रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सभी के सभी आदमी जानते हैं कि आर्टिकल 51 के ए में वर्णित है और 11 टाइप के हैं। 1942 में जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे, माफ कीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, लेकिन शुरुआत में 10 प्रकार के, बाद में 2002 में 86वां अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा वाला फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, तो 10 से बढ़ के 11 हो गया। इतने बात तो सभी आदमी जानते हैं, है ना। और फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ये इसके भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A में रखा गया है, लेकिन इतने से काम नहीं चल रहा है अब, इतने से काम नहीं चल रहा है अब बोल रहा है भैया कि इसके अंदर घुस के मैं देखूंगा कहाँ क्या लिखा है, तो आपको भी देख लेना है। मैंने कल PDF दे दिया था, नहीं आज सवेरे ही दिया था, माफ कीजिएगा। तो मौलिक कर्तव्य के अधीन जो है इसमें लिखा है कि किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा तथा अहिंसा का पालन करने से संबंधित प्रावधानों को दर्शाया गया है। तो आपके सामने है सीट जी, देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पहली पढ़े तो भारत के 51 के A के E पर है, यानी 5 नंबर का है ये। इस प्रकार से 11 टर्म होंगे आपके। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। यानी तुम बिहारी हो, तुम बंगाली हो, तुम झारखंडी हो, ऐसा नहीं करना, मतलब भाईचारे को जो बढ़ावा देना है ये आपका आर्टिकल 51A के ई में है ना। इसके अलावा इसी प्रकार से मैंने कल दे दिया था, आप देख लीजिएगा, जो पर्यावरण, वन्य जीव, झील वगैरह की जो है मतलब बढ़िया से रखना, ये आपका आर्टिकल 51 के A के G में है। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है ये आपका है जी आर्टिकल 51A के आई, यानी 9वें स्थान पे है। आई का पोजीशन क्या होता है जी, 9। अल्फाबेट मुझे भी याद है भाई, रीजनिंग, है ना। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, यानी अहिंसा को फॉलो करना, और सार्वजनिक संपत्ति यानी जो रेल हो गया या फिर जो डाकघर हो गए या फिर कोई स्टेशन, कोई म्यूजियम, कोई भी जो सरकारी हित की संपत्ति है जो सबका है ना, उसकी जो है रक्षा करना, है ना। और जो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जरा बताइएगा, है ना। आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि उसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, मुझे तो आता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को किस खेल में सर्वाधिक पदक प्राप्त हुए थे। देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कल कितने सिल्वर मिले थे ये पूछा गया था, आने वाले शिफ्ट में ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये 12 सबसे अधिक कुश्ती में मिला था और 10 वेट लिफ्टिंग में मिला था। तो ये दोनों जो है टॉप पे है खेल जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को पदक दिलाया। टोटल कितने पदक प्राप्त हुए थे, 61 पदक में कितने कितने हैं भाई, तो 22 गो तो है आपका गोल्ड,
22 गो जो है आपका गोल्ड है, 16 गो रजत है और 23 गो ब्रॉन्ज है। तीनों को जोड़िएगा 61 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चौथा स्थान हासिल किया था भारत ने। प्रथम स्थान पे कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पदक कौन प्राप्त किए थे? तो शरत कमल, जो क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेल के 3 गो गोल्ड और 1 गो जो है सिल्वर प्राप्त किए थे 2023 में, यानी 2022 वाला 23 में घोषणा हुआ है। तो ये वाला जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये आपको शरत कमल को इकलौते पर्सन को दिया गया है। इसके अलावा अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ टच नहीं करती? आपके सामने फिगर होगा, देख सकते हैं। बांग्लादेश के साथ जो राज्य लगता है ये आपके सामने ही पड़ा है जी। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा चीज लगता है भाई? तो बांग्लादेश के साथ एक तो आपका वेस्ट बंगाल असम लगता है, एक मेघालय लगता है, मिजोरम लगता है, त्रिपुरा और आपका पश्चिम बंगाल। इतने ही स्टेट जो है यहाँ देखिए, ये है मिजोरम बाबा, ये है असम बाबा, है ना, ये आपका जो है मेघालय बाबा है, ये आपका है पश्चिम बंगाल बाबा, पश्चिम बंगाल बाबा। तो ये सब जो है आपका लग जाता है किसके साथ? मेघालय के साथ जी, है ना, सॉरी बांग्लादेश के साथ। तो ध्यान रहे, कल नेपाल का पूछा था, तो बांग्लादेश भी कोई ज्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से। स्थापना 1971 में हुई थी, 16 दिसंबर को जो है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जो है जन्म हुआ था, है ना। ये पाकिस्तान से जो है अलग हुआ था। राजधानी इनकी ढाका है और मुद्रा इनकी टका है। भाषा इनकी बंगाली है। इनका राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला, है ना। आमार सोनार बांग्ला के रचयिता जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं, जिसे हम गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है शांति निकेतन की स्थापना की है। रविंद्रनाथ टैगोर ही वो शख्स है जो 1913 में भारत ही नहीं एशिया के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पर्सन बने थे, गीतांजलि राइट के लिए। तो ये सब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बहुत, मेरा गाड़ी जो है फास्ट भाग गया था, है ना, इसे भी संभाल के रखिएगा, काम आएगी। तो देखिए जो बांग्लादेश के साथ लगती है ना राज्य, ये आपको देखना है, तो आप ऐसे ही छांट दोगे कि भाई कौन सा नहीं लगता है ना। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, है ना। इस प्रकार से ये 5 स्टेट है जो आपका बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? कल आपका बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था, ये पूछा गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण से 2001 में सम्मानित किया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्लेयर थे। संतूर के अन्य वादक राहुल शर्मा भजन सुपारी। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अभी अभी जो 6 आदमी को मिला है, इनमें एक कैरेक्टर जाकिर हुसैन साहब भी हैं, जो तबला के प्लेयर थे। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कथक नृत्य के प्रमुख गुरु हैं। इनके अलावा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? कल आपसे फारसी यात्री पूछा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की यात्री करने वाले पुर्तगाली यात्री जो है ये डोमिनिक पायस है। कौन है? डोमिनिक पायस है। आपके सामने चार्ट है, कौन से यात्री कहां से आए और किसके काल में आए, जरा रीड कर लेंगे 1 मिनट में, ठीक है। तो अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराव द्वितीय के काल में आया था, इटली के रहने वाले थे, है ना। यहाँ पे 1 सेकेंड, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब्दुल रज्जाक इटली के नहीं थे, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक जो है ये आपका फारस के थे जी, है ना। और ये आपका इटली के जो थे ये निकालो कांटी है, ठीक है। ये कुछ गलत हो रहा है, इटली में निकालो कांटी कर लीजिएगा, ठीक है। निकालो कांटी हो जाता है भाई लिखने में। निकालो कांटी इटली के थे, अब्दुल रज्जाक फारस के थे, बाद बाकी सब ठीक है। इन दोनों को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, अब्दुल रज्जाक को फारस कर लीजिएगा, ठीक है। डोमिनिक पायस पुर्तगाल, फहियान चीन, हेनसांग चीन, इब्न बतूता मोरक्को, ठीक है। तो ये देखिए ये तीनों तो नहीं है विजयनगर साम्राज्य के, ये तो बाद में आए जी, है ना। विजयनगर साम्राज्य के डोमिनिक पायस, अब्दुल रज्जाक और निकालो कांटी है। तो निकालो कांटी जो है वो इटली के रहने वाले थे, अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस के और डोमिनिक पायस जो है पुर्तगाल के। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन का बेस क्या बना रखा है भाई? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली सही है जी। डोमिनिक पायस को ध्यान रखेंगे, अब्दुल रज्जाक के फारस कर लीजिए, मैं कर ही देता हूं। और डोमिनिक पायस के सही है पुर्तगाल। और इटली का भी एक आया था, तो इनका नाम है निकालो कांटी, निकालो कांटी, कांटी निकालो, है ना। तो इस प्रकार से बाद बाकी फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में, दोनों चाइनीज थे। और इब्न बतूता सल्तनत काल में आए थे, मोरक्को के रहने वाले थे। मोहम्मद बिन तुगलक यानी इन्हीं का नाम अभी मैंने बताया जोना खां था, इन्हीं के काल में आया था। इसके अलावा भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले अंग्रेज कौन थे? तो भैया ये जेसी हिल्टन थे, जिन्होंने फांसी की सजा सुनाया था, है ना। भगत सिंह को
जो है जजमेंट देने के लिए एक जज ने है अपनी पद तक छोड़ने की बात कह डाली थी, है ना। ये बात भी ध्यान रहे, कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं दुनिया में जो सच्चाई को जानते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, इन तीनों को जो है फांसी की सजा 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है दिया गया था। इसके अलावा लाहौर असेंबली बम कांड, है ना, ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, जिसमें भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कि कब हुआ, इसके साथ कौन शामिल थे, फांसी की सजा कब दी गई, है ना, तो इन्हें भी जरा ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा भगत सिंह साहब के बारे में मैंने बहुत कुछ बता रखा है, किताब का नाम क्या है ना, इन्होंने किस किस सभा से जुड़े रहे, ये सब चीज बता दी है। चलते हैं आगे। हिमालय पर्वत के बनावट के हिसाब से सबसे नवीन भाग को क्या कहते हैं? मैंने बता रखा है भाई कि सबसे जो नवीन पर्वत है ना, इसे शिवालिक कहते हैं। हिमालय के 4 जो है नदी के हिसाब से और 4 जो है बनावट के हिसाब से, यानी स्थान के हिसाब से भी 4 भागों में, और नदी के जो है बेसिन उनके हिसाब से भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो शिवालिक देखिए, हिमालय को जो सबसे पहले 4 भागों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, इसे प्रा हिमालय कहते हैं, बृहत हिमालय यानी बृहद विशाल हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये हमारा 4 भाग है। मध्य हिमालय को काट दीजिएगा, मध्य हिमालय को काट दीजिएगा, लघु हिमालय करेगा। ठीक है, 2 बार लिखा गया है। ऊपर वाले लाइन को जो है मध्य के जगह लघु कीजिएगा। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक, ये 4 जो है हमारा हिमालय के पार्ट होते हैं, है ना। इसमें से शिवालिक जो है ये सबसे सौदर्न पार्ट है और सबसे न्यू पार्ट है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सबसे सौदर्न के साथ साथ सबसे न्यू भी है शिवालिक, है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शिवालिक है। अब नदी के आधार पर भी 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये सिंधु टू सतलज चलता है, ये सतलज टू काली चलता है, ये काली टू तिस्ता चलता है, ये तिस्ता टू दिहांग चलता है। ठीक है, तो ये नदी के अनुसार है, और नदी के अनुसार जो बांटने का काम कौन किया था? सिडनी बुर्राड साहब किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। शिवालय जो है ये हिमालय के सबसे दक्षिणतम है, ये भी बता दिए हैं। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की निर्माण, अभी प्रश्न नहीं है, फैक्ट ही है। हिमालय का निर्माण जो हुआ है किन 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है? तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ है। हिमालय के स्थान पे पहले कौन सा सागर था? टेथीज सागर था। जब ये दोनों प्लेट टकराया तो ये उथला होके उठ गए और ये आज हिमालय बन गया है ना। हिमालय भाई नवीन ब्लॉक नहीं भाई, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है ना, जो दुनिया में सबसे युवा माउंटेन भी है वर्तमान में। अगर दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन कहे तो भैया अरावली है। ये भारत ही नहीं है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो आपका राजस्थान में ज्यादातर फैला हुआ है। इनके सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा नवरेह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? भैया नवरेह त्योहार नव वर्ष का त्योहार है। नवरेह त्योहार जो है, कल जैसे पोंगल पूछा गया था तो आज मैंने नवरेह को रखा है। नवरेह जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, नव वर्ष त्योहार है। उसी समय जो है असम में बिहू, ये कौन सा बिहू होगा नव वर्ष पे? रंगोली बिहू, जो अप्रैल में होगी। इसके अलावा पोतांदु तमिलनाडु, विशु कहाँ पे? केरला, उगादी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र, पाड़वा खाली कहेगा तो गुजरात, है ना। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। शीतल वगैरह बिहार में, ये बैसाखी वगैरह जो है हरियाणा पंजाब में होती है। इसके अलावा मराठा साम्राज्य के काल में ली जाने वाली टैक्स का नाम क्या था? देखिए, मराठा साम्राज्य में जो टैक्स वसूली किया जाता था उसे हम कहते थे चौथ और सरदेशमुखी। क्या कहते थे? चौथ और सरदेशमुखी कहा जाता था। ठीक है, तो चौथ और सरदेशमुखी जरूर याद रखेंगे। बाद बाकी पुरंदर की संधि वगैरह भी आपको ध्यान रखना है, जो मराठे काल से संबंधित है। इसके अलावा जजिया, अच्छा, पानीपत की ठहर लड़ाई भी मराठा से संबंधित है 1761, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जजिया और जकात कर जो है ये मुगल काल में लिया जाने वाला कर था, जिसमें से जजिया जो है ये गैर मतलब हिंदू से लिया था, गैर मुसलमान से, या फिर हिंदू कहिए, और जकात कर जो है ये मुसलमान से वसूला जाता था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर जो है ये गया में स्थित है। यहाँ पे जो है अपनी पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। कहाँ पे है? गया के अंदर स्थित है। गया कहाँ पे है? बिहार के अंदर स्थित है ना। पहले एक कोचिंग में बड़ा मजाकिया टर्म में एक ट्रांसलेट जो है बच्चे लोग अपने बना के और ले जाते थे टीचर को जांचने के लिए। कौन सा ट्रांसलेट, कौन सा ट्रांसलेशन? गया 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 ही रह गया, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, इसी के ऊपर बना था ये, है ना। बहुत सारे ऐसे फनी चीज है पढ़ाई के अंदर जो टीचर को जांचने के लिए बच्चे करते हैं, मतलब खास करके जब ऑफलाइन हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग भी किए हैं ना। तो प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गया के अंदर स्थित है। गया कहाँ पे है? बिहार के अंदर स्थित है। यहाँ पे किस लिए फेमस है बता ही दिया। सासाराम के जो शेरशाह का मकबरा जो है ना, ये सासाराम बिहार में ही स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा जाता है। शेरशाह के बारे में कल भी पूछा गया था कि उज्जैन और चौसा के युद्ध में विजय श्री किसके हाथ लगी थी? तो भैया शेरशाह सूरी ही है। शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को 2 बार पराजित किया, एक चौसा
है ना, कन्नौज, बिलग्राम। तो एक तो दोनों का नाम तो सेम ही है, तो फिलहाल दो हो गए, है ना। तो ये जो है दो युद्ध में दो बार तो हुमायूं को प्रभावित किया। तो एक बार में पूर्णतः हाथ नहीं लगा, लेकिन दूसरी बार में पूर्णतः जो है मतलब मामला ही बदल दिया, और इन्होंने सूर्यवंश की स्थापना कर डाली थी, है ना। सूर्यवंश, सूर्यवंश की स्थापना कर डाली थी कौन, आपका शेरशाह सूरी, है ना। शेरशाह सूरी, है ना। इसे फरीद खान भी कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कल निजाम खान पूछ सकता है तो भैया फरीद खान ने क्या गलती किया है, तो शेरशाह सूरी को ही फरीद खान कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर ही स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय। इनको जो है कुमार गुप्ता प्रथम ने बनवाया था, कुमार गुप्ता प्रथम ने बनवाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बराबर की गुफा, केसरिया स्तूप, पत्थर की मस्जिद, गोलघर, ये सभी के सभी बिहार में स्थित है जी, ध्यान रहे, है ना। है ना, बराबर की गुफा बौद्ध से संबंधित है। केसरिया स्तूप, इसे दुनिया की सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, हालांकि ये ज्यादा विख्यात नहीं है ना, फिर भी, है ना। तो ये जो है दोनों के दोनों तो बुद्ध से संबंधित हो गया, तो ये भी बिहार में है। पत्थर की मस्जिद, है ना, इसे परवेज ने बनाया था, ये भी बिहार में है। गोलघर, ये भी बिहार के पटना में है ना। ये गोलघर मुझे लगता है प्राचीन काल में जब अंग्रेज जो है इसमें अन्न वगैरह रखते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने गोलघर गया है। इसका शेप है, उसमें सीढ़ी है चढ़ने वाला, आजकल तो शायद मना कर दिया है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका जो है चढ़ के कूद जाते थे, इसलिए जो है बैन लगा दिया था। ये मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, आजकल तो पता नहीं क्या है ना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तो गया ही नहीं पटना, 10 साल से, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ठीक है।